हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। आज दिन भर की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत से पहले मैं हमारे मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे तो उनको भी ले लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोद्दार साहब, आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत की। सवाल दोनों पार्टियों के भीतर से है। इंतजार प्रदेश में है, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होना बाकी है, दूसरी तरफ विभागों का बंटवारा। आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या श्रीगंगानगर के चुनाव के नतीजों का इंतजार है? देखिए हेमंत जी, मेरे को स्वयं को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर ज्यादा भयभीत है या ज्यादा सतर्क है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तय करने में इन्होंने लगभग 12-13 दिन लगा दिए, और उसके बाद में मंत्रिमंडल फाइनल करने में इन्होंने लगभग 28 दिन लगा दिए, और आज उसके बावजूद उन मंत्रियों का अभी तक पोर्टफोलियो जाहिर नहीं किया गया। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से मंत्रिमंडल बनाया गया, हालांकि अभी उसके अंदर मेरे हिसाब से दूसरा विस्तार अभी लंबित है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर 30 मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री को मिलाकर के 30 लोगों का कैबिनेट बन सकता है, और इनका अभी तक 25 का कैबिनेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जंबो कैबिनेट निश्चित रूप से बनाने का प्रयास किया जाएगा थोड़ा समय। लेकिन जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल का भी इनका जिस तरीके से इन्होंने विस्तार किया, और उसके अंदर कई कई जिले हैं, यानी कि राजस्थान के लगभग 15 जिले ऐसे हैं कि जहां का एक भी व्यक्ति इनका कोई वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और कई कई जिलों के 3-3 लोगों को वहां कैबिनेट के अंदर जगह मिल गई। तो कहने का तात्पर्य ये अभी चीज समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी की अब राजस्थान के अंदर कौन व्यक्ति इसकी रणनीतियां बना रहा है, कौन व्यक्ति इसको संचालित कर रहा है, और वो भयभीत है या सचेत है, ये अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से विलंब पे विलंब और विलंब पे विलंब। अच्छा, एक टिप्पणी कांग्रेस पर भी कर दीजिए। हाँ, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस इस टाइम हारा हुआ खिलाड़ी है, और कांग्रेस दबे पांव चल रही है। कांग्रेस ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मोरे सजने दो, और उसके बाद में वो उसी हिसाब से, और कदाचित कांग्रेस भी पसोपेश में है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी को इन्होंने कमांड दी थी चुनावों के अंदर, और उसके बाद में आपने देखा होगा बिल्कुल चुनाव के एन बाद में अशोक गहलोत जी के ऊपर एक तरह का हार का ठीकरा फोड़ा गया, और कहीं ना कहीं अब उनको केंद्र की तरफ खींचा जा रहा है। राजस्थान की कमान सचिन पायलट जी की ओर तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा। तो और अशोक गहलोत जी की जो अपनी स्वयं की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की गद्दी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। अभी भी वो वहां पे प्रमुख विपक्षी नेता बनना चाहते। कहने का तात्पर्य ये है कि घमासान कांग्रेस में भी कम नहीं है, और राजस्थान की राजनीति के लिए मेरे हिसाब से, देखिए हेमंत जी, चाहे आप किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे, लेकिन ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि आज राजस्थान जो है वो 3 महीने से ऑटो फ्लाइट मोड पे है, यानी कि उसको एक पूर्ण और सर्वकालिक सरकार अभी तक भी, जिसको कहते हैं कैबिनेटों का बंटवारा होकर के, और मंत्री अभी तक भी पूरी तरह काम पे नहीं लगे। तो ये मेरे हिसाब से राजस्थान की जनता का थोड़ा मैं तो ये कहूंगा कि दुर्भाग्य मानूंगा। मतलब ठीक है पोद्दार साहब, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन जनता के हित भी तो इससे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हेमंत जी, देखिए मेरे को ये जो शब्द कहते हैं ना कि ये फलाने आदमी का विशेषाधिकार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में तो हम आज तक दायित्व चीज समझ सुनते आए हैं। किसी को किसी पद पे बिठाया जाता है तो वो कहता है मेरे को फलानी चीज का दायित्व मिला है। और आप ये भी मान के चलिए हेमंत जी कि कोई भी किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री मालिक नहीं होता है जिसके पास इतना बड़ा अधिकार हो, क्योंकि देखिए जनता के लिए मुख्यमंत्री बनता है, और जनता के कामों के लिए मुख्यमंत्री बनता है, और उसके अंदर पूरी जनता को समावेश करना जरूरी होता है, और जनता को अपने काम होते हुए दिखने भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन होते हुए दिखने भी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, और ये जो जैसे अभी एक बात कह रहे थे, मैं एक चीज इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ठीक ये बात निश्चित रूप से है कि 50 जिले और 50 के 50 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्षेत्रवार तो दिया जा सकता है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं हेमंत जी कि जिस तरीके से
शेखावाटी क्षेत्र जो है उसको इन्होंने किसके आश्रय छोड़ रखा है? पिछली बार शेखावाटी यानी कि झुंझुनू, सीकर और चूरू यानी कि 3 जिलों का जो अंचल हुआ करता था शेखावाटी, वहां से कांग्रेस ने 5 मंत्री दे रखे थे और इस बार इन्होंने केवल 1 मंत्री श्री माधोपुर से वहां खैरा जी को दिया। और एक वो तब जब नवलगढ़ जैसी विधानसभा जो हिंदुस्तान के इतिहास, आजाद इतिहास के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी जिस सीट को जीत के गई है और जिससे तीनों जिले प्रभावित होते हैं यानी कि लगभग 20 सीटें प्रभावित होती हैं, क्या क्राइटेरिया है? और एक जयपुर अंचल के अंदर आप देखेंगे तो 3 से 4 मंत्री बना दिए गए यानी कि जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम आपका एक समावेशी मंत्रिमंडल होता, जनता को लगता। लेकिन यहां पे और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और है हेमंत जी, जिस शेखावाटी अंचल की मैं बात कर रहा हूं वहां पे 3 बड़े धर्म स्थल है यानी कि जिनको बड़े धाम बोले जाते हैं और उसके बावजूद, तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए इससे थोड़ी सी निराशा जनता को जरूर है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी जितने जल्दी समझ ले। जी ठीक है पोद्दार साहब जी, क्या आपको लगता है कि देखिए अमन जी हमारे जी विभागों के बंटवारे से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए हेमंत जी, हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है इसके अंदर निश्चित रूप से मैं आज जेपीनी जी की बात से थोड़ा सा मतभिन्नता रखता हूँ। और वो कारण ये है कि जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था इसी हिसाब से बनाई गई है। ये जैसे कह रहे थे कि काम तो ब्यूरोक्रेसी ने करना है, काम ब्यूरोक्रेसी ने करना है, लेकिन उनके ऊपर मंत्रालय क्यों बनाए जाते हैं, मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मंत्रियों की और विधायकों की और तमाम जो चुने हुए नेता हैं इनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जबकि ब्यूरोक्रेसी की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। और ब्यूरोक्रेसी और आप ये मान के चलिए कि जो इलेक्टेड जो नेता हैं उनके बीच में यही फर्क है कि वो पॉलिसियां जनता को सोच करके बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी केवल उसको इंप्लीमेंट करती है। पहली बात। दूसरी बात देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो विलंब होता है या अति सतर्कता जब होती है तो वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। और ये चीज केवल एक निरंजन पोद्दार या हेमंत जी का विचार नहीं है, ये मेरे हिसाब से आज की तारीख में लाखों लोग इस चीज पे संदेह कर रहे हैं कि ये मामला क्या है, कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सतर्क होकर कैसे चल रही है। नहीं, आप ये कह रहे थे कि क्या सतर्क है या बीजेपी डरी हुई है? वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि 2018 के चुनाव परिणामों में जो निर्दलीय थे उनको बीजेपी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले थे। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन किया, मैं प्रदेश के नेतृत्व की बात कर रहा हूं, हाँ। नेतृत्व परिवर्तन किया है और नेतृत्व परिवर्तन करने के अंदर जो इनको मशक्कत करनी पड़ी और आज भी वो उस चीज से आशंकित हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज आप ये मान के चलिए बैकफायर ना कर दे। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने कनिष्ठों को आगे ला करके वरिष्ठों को पीछे करके एक आप ये मान के चलिए अपने हिसाब से एक आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कई बार परिवर्तन भी जरूरी होते हैं, कई बार परिवर्तन भी जरूरी होते हैं पोद्दार साहब। ये भी एक जरूरी कड़ी है, परिवर्तन मुश्किल होता है लेकिन इसे चल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आशीष चतुर्वेदी जी, मिथिलेश जेमिनी जी और पोद्दार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।